हेलो फ्रेंड्स। समानता के लिए संघर्ष, कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। इन सभी की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े हुए, एकजुट हुए, लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। हमारा भारतीय संविधान हर भारतीय नागरिक को एक समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उनके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान का अधिकार है। भाई ये सच बात है, बिल्कुल समान रूप से मतदान का अधिकार है। मतदाता की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह बात अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाती। क्यों नहीं छू पाती? क्योंकि आप मुझे फॉलो नहीं करते। जल्दी से फॉलो करें। स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, बेरोजगार हैं, कर्ज पे अपना जीवन यापन करते हैं कर्ज ले लेकर। यही एक बूढ़ी औरत जो घर का अच्छा अचार बनाती है, घर पर क्या करती है? अपना अच्छा अचार बनाती है। बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि अपंग व्यक्ति हो, ऐसे हो जाते हैं और उनसे बिछड़ जाते हैं। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है, और पिछले ही अध्याय में हमने पढ़ा, इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से क्या उधार लेना पड़ता है। और ये उधार लेने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कृषि जो खेतीहर मजदूर थे या किसान थे, वह भी अपना गुजारा और जीवन यापन कर्ज ले लेकर ही चला रहे थे, क्योंकि पूरे साल भर तो जो अनाज उगाया उसमें से कर्ज के रूप में दे दिया जाता था। फिर 4 महीने क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं या फिर कर्ज पर पैसे उठाते हैं। यही दिक्कतें चलती आ रही है। इसका निवारण कैसे किया जाए? क्या इसका निवारण संभव है? हाँ, बिल्कुल इसका निवारण संभव है, लेकिन उसके लिए हमें पक्का इरादा चाहिए। तो यही कारण है कि उसे मजदूरी में भी अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देखो, मजबूरी है उसकी कि अपनी अच्छी फसल को भी कम कीमत पर बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से, उस व्यापारी से उसने क्या है? उधार ले रखा होता है। इस वजह से उसकी मजबूरी है। देश भर में मेलानी की तरह घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों में काम करती हैं, इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही बात है, एकदम लाख पते की बात नहीं। गरीबों और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति जो संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। देखो, वास्तव में जबकि उसके पास किराया देने के लिए पैसे पर्याप्त थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीनों भर भटकते रहा। नहीं भटकते रहा। अगर नहीं पता है आपको इस बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं ये कि किराए वाली, तो आप पिछली वीडियोस जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगी बात। और लबालब देखें और वीडियोस को शेयर भी करें।
और फॉलो भी करें। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचाते रहे। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? धर्म से मुस्लिम थे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि, हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी सुनी पिछले चैप्टर्स में, कुछ पिछले चैप्टर्स में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सुनी। उसमें क्या था? वो क्या था? वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उससे पूरे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगवाई गई। और क्यों लगवाई गई? क्योंकि वो क्या था? वह दलित था। तो इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का क्या किया जा रहा है? व्यवहार किया जा रहा है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन होता है कि कहां एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी असमानता शुरू होती है। भाई, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीब, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। देखो, समानता के लिए संघर्ष कैसे हुआ? समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। और आज तो हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, नहीं? बेरोजगार भी संघर्ष कर रहे हैं। जय जयकार, बेरोजगारों की जय जयकार। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आज देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण क्या है? सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। क्या करते हैं? उठ खड़े होते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव हमें धर्मनिरपेक्ष समुदाय के ऊपर माना है। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। कैसे? आपने अमेरिका में वोट देने का महिलाओं को अधिकार नहीं था, 1920 में मिला, उन्होंने संघर्ष किया। 1928 में इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार नहीं था, 1928 में उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। भारत में भी आजादी के बाद से सभी को वोट देने का अधिकार मिला, नहीं तो आजादी से पहले महिलाएं, गरीब ये वोट देते नहीं थे, इनका अधिकार इनको नहीं था वोट देने का। कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ? मध्य प्रदेश का एक तवा मत्स्य केंद्र, इसकी हम आगे बात करेंगे। तवा मत्स्य केंद्र, ये तवा रोटी वाला नहीं है भाई, तवा नदी है, ठीक है? तवा नदी, नॉट रोटी वाला, रोटी पकाएंगे नहीं, तवा। अभी इसकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है इसकी कहानी, और जानेंगे। क्या जानेंगे? क्या कहानी है इसकी तवा नदी की? भाई, क्या कहानी है इस तवा नदी की? देखो, महिलाओं का आंदोलन खड़ा होता है। तवा मत्स्य संघ एक ऐसा दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। यहाँ पे लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूर कौन? जो बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी बनाई जाती है तेंदू पत्ते से, और मध्य प्रदेश में मिलता है तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ते से जो बीड़ी आप देखते हैं ना, बीड़ी का जो ऊपर का पत्ता होता है वो तेंदू पत्ता होता है, मध्य प्रदेश में अधिक मिलता है। और बीड़ी मजदूर किसको? जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, घरों में बीड़ी बनाने का काम करते हैं। बीड़ी मजदूर, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी झोपड़ियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए क्या करी? लड़ाइयां लड़ी हैं।
बहुत लड़ाइयां लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी संगठन, सहकारी, नोट सरकारी, सहकारी संगठन खड़े किए हैं। तवा मत्स्य संघ क्या है ये? केंद्र, या इसको संघ ही लिख लो यार, संघ सही रहेगा, अच्छा लगेगा। केंद्र संघ, तवा मत्स्य संघ। जब जंगल में बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। देखो जंगलों को क्या है, कुछ क्षेत्रों को जंगल जानवरों के लिए क्या है कर दिया जाता है, अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित किए जाते हैं, हजारों लोगों को विस्थापित किया जाता है। पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बसाने और नई जिंदगी आराम करने के लिए क्या कर दिया जाता है? मजबूर कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाता है? मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। अब अंबानी को तो नहीं कर सकते ना विस्थापित, गरीबों को ही करेंगे। शहरी लोगों में से भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा से बसाया जाता है। इस सारी कवायद में ना सिर्फ हटाए गए लोगों के पास काम धंधे भी प्रभावित होते हैं, उनके काम धंधे भी प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इनकी बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से क्या होती है? प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि जब विस्थापित होता है कोई गांव तो वो कहीं और जाने के लिए, कहीं और रहने के लिए विवश हो जाते हैं, तो उनके काम धंधों को भी नए से सिरे से आरंभ करना पड़ता है। और उसके बाद अब स्कूल जो है, अब स्कूल तो विस्थापित नहीं होगा ना, स्कूल तो जहां है वहीं रहेगा। अब फिर उनको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो उससे भी क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ता है। और अफोर्ड थोड़ी करेंगे, अब ये तो है नहीं बस लगा दी, अंबानी है, अंबानी की औलाद है, वह बच्चे विस्थापित हो गए अगर हमारे घर, तो हमने क्या किया? बस लगा दी। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्यों बड़ी समस्या है? और बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। क्यों? ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। बिल्कुल आते। देखो अभी टिहरी बैंड जब बना था, आप देखना, यूट्यूब पे सर्च करके देखना टिहरी बैंड के बारे में। टिहरी बांध जब बन रहा था तो वहां से टिहरी जो गांव था, पुराना टिहरी, उसको विस्थापित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बांध बनाया जा रहा था, वहां पे बिजली उत्पन्न। आज देखते हैं आप टिहरी बांध आजकल जो है पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है टिहरी में, टिहरी बांध। तो वहां से कितने गांव को विस्थापित किया गया, तो और उनके और ज्यादा पैसे कैसे वाले नहीं थे, गरीब गांव थे सारे। वो भी देखो एक बड़ी, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, हड़तालें की, लेकिन नहीं रोक पाए। सरकार से कोई नहीं लड़ सकता, नहीं। तो लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है ये। क्या है ये? मछुआरों की एक सहकारी समिति का एक संघ है, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किसके लिए भाई? इनको जो विस्थापित किया गया, सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित किया गया है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में महादेव पाड़ियां, मध्य प्रदेश में पड़ेगा ये सारा इलाका, से निकलने वाली तवा नदी, तवा नदी है ये। क्या है? तवा नदी कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के महादेव पाड़िया से निकलती है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कहां लिख दो? यही लिख देता हूं, इधर एमपी, मध्य प्रदेश। तो तवा नदी कहां से निकलती है? महादेव पाड़ी से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई जाती है। कहां से जाती है? बैतूल होती हुई जाती है। जैसे आप अगर अपने गांव जाएं तो अपने गांव कहां जाएंगे आप? आपको देहरादून जाना है, देहरादून में आपका गांव है, और आप उत्तर प्रदेश में है, शादी में गए थे। अब आप उत्तर प्रदेश से जब आएंगे तो कहां से आएंगे? हरिद्वार होते हुए देहरादून जाएंगे। ऐसे ही ये होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के बाद बैतूल होती हुई आती है। कहां से आती है? बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में, कब? 1958 में तवा पर एक बांध बनाया गया, 1958 में। बनाया नहीं गया, स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना।
1958 में ये क्या हुआ, आरंभ हुआ, और 1978 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। 1978 में जाकर बांध ये कंप्लीट पूरा हुआ। जंगल में बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। बहुत सारी कृषि भूमि थी जो बांध में डूब गई, जिसमें जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। जैसे टिहरी बांध की बात है, ऐसे ही है। तवा मत्स्य संघ ने फिर क्या किया, आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में ये बांध बनाया जा रहा था। 1958 में बनना प्रारंभ हुआ और 1978 में जाकर कंप्लीट हुआ। यही सेम चीज है टिहरी बांध की, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। टिहरी में टिहरी बांध, उसमें भी बिल्कुल सेम चीज थी। तो कई गांव और वहां तो गांव डूब गए। खेती भी थी उनकी, उपजाऊ जमीन भी होगी। और पहाड़ों में खेती कैसे की जाती है, पहाड़ों में खेती सीढ़ी नुमा की जाती है। सीढ़ी नुमा, ऐसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जैसे की जाती है। लगभग 15 मीटर एक जो है ना, एक उसका जो डिस्टेंस होती है 15 मीटर की होती है, सीढ़ी नुमा की जाती है। तो इस बांध में जब बांध बनाया गया ये, तो कई सिंचाई भूमि क्या हुई, बांध के पानी से डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। सब कुछ खो गया, उनका घर बार सारा कुछ। कितने दुख की बात है। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय क्या किया, आरंभ किया। कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मरता क्या ना करता। जब सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा ही कमा पाते थे। सब इतना सब कुछ करने के बाद भी वे क्या, थोड़ा सा ही कमा पाते थे, जिससे जीवन यापन नहीं चलता था। अब आया 1994, 1994 की बात है। सरकार ने क्या किया, तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने वालों का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। निजीकरण हो गया। देखो यहाँ पे 1994 में क्या कर दिया, निजीकरण। किसका, मछली पकड़ने का। मछली पकड़ने का क्या कर दिया, निजीकरण। क्या कर दिया, मछली पकड़ने का निजीकरण, ठेकेदारों को सौंप दिया, निजीकरण हो गया भाई। इन ठेकेदारों ने क्या किया, स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहर के क्षेत्रों से कम पैसे में सस्ते श्रमिकों को लेकर आ गए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देने भी आरंभ कर दी, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे भाई। एक तो विस्थापित हुए और उसके बाद सरकार ने क्या किया, निजीकरण कर दिया। मछली पकड़ने वालों का जो काम था वो किसको दे दिया, निजी ठेकेदारों को दे दिया। भाई तुम अपना देखो और हमारे जो है मोटा मोटा नोटों का बंडल जो है दे दिया करो और अपना काम अपने आप चलाओ। और ठेकेदारों ने क्या किया, ठेकेदार ने जो वहां के आसपास के लोग थे उनको लात मारी और निकाल दिया, धमकियां दी, गुंडे बुला लिए। और ये लुखे लोग करते हैं ऐसा, गुंडे बुलाने वाला। वे मर्द होते हैं ना जो, तो वो तो सामने से आते हैं, वो लुखे लोग ही करते हैं ऐसा। तो ठेकेदारों ने ऐसा किया। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। अब जब बिल्कुल अति कर दी, क्योंकि यति होती है तभी गति होती है, और तब गति होती है जब यति होती है। ठीक है, अब जब मजबूर हो गए तो एकजुट हो गए भाई। और एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, लेकिन 1000 लकड़ी अगर एक साथ आ जाए ना, तो किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, किसी का नहीं। गांव वाले क्या हुआ, एकजुट हो गए और अपने अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। कौन सा संगठन था वो, तवा मत्स्य संघ। ये था तवा मत्स्य संघ। अब संगठन बन गया नवगठित तवा मत्स्य संघ। इसको बोलेंगे क्या, TMS। क्या है ये, TMS, तवा मत्स्य संघ, TMS बनाया। और क्या किया, सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम किया, पूरा चक्का जाम कर दिया भाई लोगों ने। अब सरकार की हालत खराब। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठन की। सरकार का काम क्या, कोई भी समस्या होती है तो सरकार क्या करती है, एक समिति का गठन करती है। कि समिति क्या करती है, समिति का काम क्या होता है, कोई भी समस्या XYZ,
समिति का काम होता है उसकी समीक्षा करे और क्या करे, एक रिपोर्ट तैयार करे, छानबीन करे, रिपोर्ट तैयार करे, वो सरकार के समक्ष पेश की जाए, फिर उसके बाद सरकार क्या करती है, निर्णय लेती है। एक सिस्टम है सरकार का। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। भाई मछली पकड़ने का अधिकार गांव वालों को मिलना चाहिए। तब हुआ क्या, 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा, यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देने का स्वीकार कर लिया। अभी 5 वर्ष के लिए क्या है, पट्टा लीज पर देंगे और आप जो है आप क्या करेंगे, हमें लीज देंगे। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। ये इनका नया साल था भाई, 2 जनवरी 1997 को इन्होंने नया साल मनाया, ठीक है ना। और अभी 1 जनवरी आने वाली है, तो सबको एडवांस में ही नए साल की शुभकामनाएं मेरी ओर से। तवा मत्स्य संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। क्या किया, लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम था। ये मछुआरे अब पहले की तुलना से 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। कितना, 3 गुना ज्यादा। ये मछुआरे पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया, इस संघ ने ऋण देने की व्यवस्था भी की, ऋण देने की व्यवस्था, ऋण देने की व्यवस्था भी की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। मछलियों को ठीक, अब वो ठीक से नहीं पले बढ़ेंगी तो उनका व्यवसाय कैसे चलेगा। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। भारत में संविधान एक जीता जागता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए, किसी भी आंदोलन और समानता के लिए गीत या कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। किसका होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन को संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं, संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसके एक जैसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो, हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए, लोकतंत्र का दायरा क्या हो, बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल क्या है, लोकतंत्र के केंद्र में, समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में ही है। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ावा और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए क्या है, एक चुनौती है। लोकतंत्र के लिए क्या है, एक चुनौती है। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रमाणित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समता से जुड़े हुए हैं। किससे, समानता से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन क्या हो, पर्याप्त साधन।
पर्याप्त साधन हो और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। और इस भेदभाव के साथ देखो जो हमारा 07 010 है, आज इसका जो है अंतिम कक्षा थी ये, क्योंकि इसके बाद जो है अब हमारी नई सीरीज शुरू होगी। कौन सी सीरीज शुरू होगी? 08 और पहला आएगा हमारा 01 से स्टार्ट होगी। तो आप बने रहें, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। और क्या करें, आप अपना सपोर्ट दें पूरा पूरा। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों की मदद हो सके। पैसा तो नहीं लगता शेयर करने में, फॉलो करने में, इसलिए क्या करें, फॉलो करें और कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।